Hello friends, these are our environment and science and technology notes that cover both static and current affairs in a comprehensive and effective manner. These notes are inspired by the materials of various coaching institutes, so you do not have to study the same topics from different institutes separately. To buy these notes, join our Telegram channel. The link is in the description box. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंट साथी। आज हम डाइव करने जा रहे हैं यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो चलिए इस सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं। देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हमने 3 लॉजिकल चैप्टर्स में स्ट्रक्चर किया है। पहला, द थ्रेट मैट्रिक्स, जहां हम समझेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए आखिर खतरे क्या हैं। दूसरा, द हैबिटेट मैप, जहां हम देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी रहती कहां है, यानी इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन। और तीसरा, द गार्डियंस, जहां हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे जो इन सबको प्रोटेक्ट करती हैं। प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट और सॉल्यूशन, ये एक परफेक्ट फ्लो है किसी भी टॉपिक को समझने का। Okay, so let's dive into our first chapter, the threat matrix. दोस्तों, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी स्किल है किसी भी प्रॉब्लम की डेप्थ को समझना। इस सेक्शन में हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे के कारण, खासकर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के रोल को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज या IAS होते क्या हैं? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो बाहरी स्पीशीज हैं, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या कोई और जीव, जिन्हें इंसानों ने जानकर या अनजाने में उनके नेचुरल घर से बाहर कहीं और इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये नई जगह आकर वहां के लोकल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्पीशीज ट्रैवल कैसे करती हैं? एक मेजर पाथवे है बैलिस्ट वाटर। ध्यान से समझिए, जब एक बड़ा जहाज एक पोर्ट से निकलता है तो स्टेबिलिटी के लिए वो समुंदर का पानी अपने टैंक्स में भरता है। इस पानी के साथ वहां के छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स भी टैंक में आ जाते हैं, अ काइंड ऑफ हिचहाइकिंग। फिर जब जहाज अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचता है तो वो इस पानी को रिलीज कर देता है, और इसके साथ ही वो हार्मफुल हिचहाइकर्स एक नए इकोसिस्टम में एंटर कर जाते हैं। ये 4 स्टेप प्रोसेस बायो इन्वेजन का एक बहुत बड़ा कारण है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये थ्रेट कितना बड़ा है। ये 2022 का डेटा आपको इसकी ग्रेविटी बताएगा। IUCN रेड लिस्ट पर जितनी भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, उनमें से हर 10 में से एक स्पीशी का खतरा IAS से है। सोचकर देखिए, 1 आउट ऑफ एवरी 10। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखते हैं। फेमस बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मुख्य कारण बताए थे, जिसे उन्होंने द इविल क्वार्टेट का नाम दिया। मेंस आंसर्स में इस फ्रेमवर्क को यूज करने से आपके आंसर को एक सॉलिड एकेडमिक स्ट्रक्चर मिलता है। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जब हम जंगल काटते हैं डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग या अर्बनाइजेशन के लिए, तो स्पीशीज का घर छिन जाता है, हैबिटेट छोटा और टुकड़ों में बंट जाता है। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि इन्वेजिव प्लांट्स लाइक लैंटाना जब फॉरेस्ट में फैल जाते हैं तो हाथियों के खाने के लिए जगह कम हो जाती है और वो मजबूरन इंसानी बस्तियों में आने लगते हैं। दूसरा हॉर्समैन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी रीजेनरेट होने की कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से इस्तेमाल करते हैं तो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का ओवर हार्वेस्टिंग, या फिर चिरू एंटीलोप जिसे उसके फाइन वूल शाहतूश के लिए मारा जाता था, ये सब इसके अंदर आते हैं। तीसरा कारण है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। जब कोई नॉन नेटिव स्पीशीज आती है तो वो वहां के नेटिव स्पीशीज के साथ रिसोर्सेज के लिए compete करती है और अक्सर जीत जाती है। इंडिया में लैंटाना, पार्थेनियम और वाटर हायासिंथ इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने हमारे लोकल इकोसिस्टम्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। इसका मतलब है कि जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर जो दूसरी स्पीसीज पूरी तरह डिपेंडेंट होती है, वो भी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है एक खास तरह का फूल और उसका स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर। अगर वो फूल खत्म हो गया तो वो पॉलिनेटर भी भूख से मर जाएगा। इट्स अ चेन रिएक्शन। लेकिन IAS का इम्पैक्ट सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं होता, सोशो इकोनॉमिक भी होता है। इकोलॉजिकली ये नेटिव स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, और सोशो इकोनॉमिकली इस फिगर को देखिए। 1960 से 2022 तक इनकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को $2.2 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। ये हमारी एग्रीकल्चर, फिशरीज और यहाँ तक कि ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एडीज इजिप्टी मस्कीटो का फैलना। चलिए अब इंडिया के कुछ मेजर इन्वेसिव स्पीशीज को देखते हैं। पहला, सेना स्पेक्टैबुलस
ये केरला के वायनाड के जंगलों में तेजी से फैल रहा है। फिर है जायंट अफ्रीकन स्नील, जो क्रॉप्स को तबाह करता है। और पार्थीनियम, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 1955 में यूएस से आए वीट के साथ अनजाने में इंडिया आ गया था। इसे गाजर घास या कांग्रेस घास भी कहते हैं, और ये आज पूरे इंडिया में एक बड़ी समस्या है। इन डिटेल्स को ध्यान में रखिएगा। लिस्ट आगे बढ़ाते हैं। वाटर हायासिंथ, इसने अफ्रीका की लेक विक्टोरिया को ऑलमोस्ट चोक कर दिया था, और इंडिया में केरला की वेम्बनाड लेक में भी ये एक बड़ी समस्या है। ये पानी की सरफेस पर एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती। फिर है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विलायती बबूल, जो जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींच लेता है। और हाल ही में कैरेबियन फॉल्स मसल केरला के कोस्टल एरियाज में क्लैम फिशरीज को तबाह कर रहा है। तो इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF, जो 2022 में अडॉप्ट हुआ। याद रखिए, इसने आईची टारगेट्स को रिप्लेस किया है। इसका एक की टारगेट है कि 2030 तक IAS के इंट्रोडक्शन को 50% तक कम करना है। इसके अलावा IUCN का EAIC80 फ्रेमवर्क है, जो इन स्पीशीज को उनके इम्पैक्ट के हिसाब से क्लासिफाई करता है। इन फ्रेमवर्क्स और इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। चलिए, लेट्स मूव टू आवर सेकंड चैप्टर, द हैबिटेट मैप। तो हमने थ्रेट्स तो समझ लिए, लेकिन इन थ्रेट्स से बचाना किसको है? हमारी बायोडाइवर्सिटी को। और बायोडाइवर्सिटी रहती कहाँ है? अपने हैबिटेट में। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस यानी अलग अलग तरह के फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह मैप इंडिया की वास्ट ज्योग्राफी और उसके डाइवर्स फॉरेस्ट को दिखाता है। ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन कलर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, वो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जहां बारिश सबसे ज़्यादा होती है। जो लाइटर ग्रीन है वो डेसिडोस फॉरेस्ट्स हैं, जो इंडिया के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। और येलो कलर थॉर्न फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो ड्राई एरियाज में मिलते हैं। अब इन फॉरेस्ट टाइप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। यहाँ रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी कैनोपी इतनी डेंस होती है कि ज़मीन तक धूप नहीं पहुँचती। फिर आते हैं सेमी एवरग्रीन, जहाँ रेनफॉल थोड़ी कम होती है, 200-250 सेंटीमीटर। और उसके बाद मॉइस्ट डेसिडुअस, जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये इंडिया के सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टीक और साल यहीं मिलते हैं। अब आते हैं ड्राई एरियाज के फॉरेस्ट्स पर। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, जहां रेनफॉल और कम होती है। यहां रेड सैंडर्स जैसा एंडेमिक ट्री मिलता है। फिर आते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट्स, जहां रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सोचते हैं कितना कम है। यहाँ कैक्टस, बबूल जैसे पेड़ मिलते हैं। और फाइनली कोस्टल एरियाज में मिलते हैं लिटोरल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। इनकी खास बात इनकी ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमैटोफोर्स होती हैं, जो इन्हें सलाइन वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। सुंदरी ट्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने प्लेन्स और कोस्ट की बात कर ली, अब चलते हैं पहाड़ों पर। 1000 से 2000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर मिलते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। इनमें दो मेन टाइप्स हैं। ईस्टर्न हिमालयाज में ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट्स, जहां ओक और चेस्टनट मिलते हैं, और वेस्टर्न हिमालयाज में मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट्स, जहां चेर पाइन मिलता है, जो कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल है। यहां रेनफॉल से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अपने फाइनल चैप्टर पर आ गए हैं, द गार्डियंस। हमने प्रॉब्लम्स देख ली, हैबिटेट्स देख लिए। अब हम उन इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे जो इन सबको मैनेज और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और प्रीलिम्स में इन पर क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट तय है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सेवरल स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। सबसे टॉप पर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी है और इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर टाइगर्स के लिए स्पेशल फोकस के साथ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे पास है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, लोकेशन याद रखिएगा। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, जिससे श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणदिले ने फाउंड किया था। नेक्स्ट, पोल्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के गार्जियंस, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। इसका गठन वाटर एक्ट 1974 के तहत हुआ था, ना कि एयर एक्ट। ये एक कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फिर है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, जिसके पास NCR रीजन में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को सुपरसीड करने की पावर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है।
और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन के प्रपोजल्स को देखती है। फाइनली आते हैं रिसर्च और सर्वे इंस्टीट्यूशंस पर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI दोनों कोलकाता में हैं। एक क्रूशियल पॉइंट, ZSI इंडिया के लिए रेड डेटा बुक ऑफ फौना पब्लिश करती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है और सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इसके पास जूस पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाने की पावर है। ये सभी फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। तो दोस्तों, आज हमने प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट और सॉल्यूशन के फ्रेमवर्क में एनवायरनमेंट के की एस्पेक्ट्स को समझा। हमने इविल क्वार्टेट से लेकर इंडिया के ब्यूटीफुल फॉरेस्ट तक और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले गार्डियंस तक का सफर तय किया। अब जाते जाते आपके लिए एक मेंस लेवल का फूड फॉर थॉट। अगर कोई इन्वेजिव स्पीशीज सदियों से किसी जगह पर है और वहां के इकोसिस्टम में नेचुरलाइज हो चुकी है, तो क्या हमें उसे हटाना चाहिए या उसे एक न्यू नेटिव मानकर मैनेज करना चाहिए? सोचिएगा जरूर। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड, यू आर क्लोजर देन यू थिंक। जय हिंद। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, इकोलॉजी के फंडामेंटल्स, ताकि आपकी नींव स्ट्रांग हो। फिर विल डाइव इनटू हाउ स्पीशीज इंटरैक्ट विद ईच अदर। उसके बाद हमारा स्पेशल फोकस होगा कोरल्स पर, मेंस का एक फेवरेट टॉपिक। हम समझेंगे कि कोरल ब्लीचिंग की क्राइसिस क्या है, और फिर वी लुक एट द सॉल्यूशंस, इनोवेशंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। इससे आपको मेंस के आंसर्स के लिए बहुत सॉलिड पॉइंट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इकोलॉजी के बेसिक्स। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एनवायरनमेंट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके फंडामेंटल्स का क्रिस्टल क्लियर होना नॉन नेगोशिएबल है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी बिल्डिंग बनेगी। देखिए, एनवायरनमेंट के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक है बायोटिक, यानी सारी लिविंग चीजें जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग चीजें जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल। इन दोनों के इंटरैक्शन से ही तो इकोसिस्टम चलता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो है बायोम्स की प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए ये मस्ट नो है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां भरपूर सनलाइट और बारिश है, और जैसे जैसे कंडीशंस हार्श होती जाती हैं प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। इसलिए डेजर्ट सबसे कम प्रोडक्टिव हैं। ये ऑर्डर बिल्कुल मत भूलना। तो ये सवाल उठता है राइट, कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे वो आर्कटिक की सर्दी हो या थार डेजर्ट की गर्मी, आखिर ये ऑर्गेनिजम्स जिंदा कैसे रहते हैं? उनके पास ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है? वेल, द आंसर इज अ सिंगल पावरफुल वर्ड, एडेप्टेशन। सो नेचर ने ऑर्गेनिजम्स को एक सर्वाइवल टूल किट दिया है। इसमें 5 मेन टूल्स हैं। पहला है सस्पेंड एक्टिविटी, मतलब जब टाइम खराब हो तो चुपचाप बैठ जाओ। दूसरा है माइग्रेशन, यानी जगह ही बदल लो, बेटर कंडीशंस में चले जाओ। तीसरा है रेगुलेशन, इसमें वो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हम इंसान करते हैं। चौथा है कन्फर्मेशन, इसमें बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती रहती है, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और पांचवा, जो सबसे पावरफुल है, वो है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, जो हजारों सालों में उनके जीन्स का पार्ट बन जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। सस्पेंड एक्टिविटी में 2 टर्म्स हैं जहां स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक है हाइबरनेशन और दूसरा है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है सर्दी से बचने के लिए, यानी विंटर्स में, जैसे भालू करते हैं, और एस्टिवेशन होता है गर्मी या सूखे से बचने के लिए। इसको याद रखने का सिंपल तरीका, हाइबरनेशन हिमालयाज में यानी सर्दी में, और एस्टिवेशन आग यानी गर्मी से बचने के लिए। ये सिंपल ट्रिक आपको प्रीलिम्स में 1 या 2 मार्क्स दिला सकती है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जस्ट लाइक हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन, बिल्कुल वैसे ही नेचर में अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं। ये इंटरैक्शंस ही वेब ऑफ लाइफ बनाते हैं। पॉजिटिव इंटरैक्शंस में सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। इसका साइन है ++++, यानी दोनों स्पीशीज को फायदा होता है और ये एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बेस्ट एग्जाम्पल है कोरल्स और ज़ूओज़ेंथैले। फिर आता है प्रोटोकोऑपरेशन, यहां भी ++ है, दोनों को फायदा है, बट ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। और तीसरा है कॉमेंसलिज्म, जिसका साइन है +0, मतलब एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े पेड़ पर ऑर्किड्स का उगना। अब आते हैं नेगेटिव साइड पर। पैरासिटिज्म +- में एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, कंपटीशन -- में दोनों का ही नुकसान होता है। सोचो, एक ही रिसोर्स के लिए 2 शेरों का लड़ना, दोनों एनर्जी वेस्ट करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है एमेंसेलिज्म -0। यहां एक को नुकसान होता है पर दूसरे को पता भी नहीं चलता। क्लासिक एग्जाम्पल है एलोपैथी। यूकेलिप्टस के पेड़ अपने आसपास केमिकल छोड़ते हैं जिससे दूसरे छोटे प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते।
चलिए अब हम अपने स्पेशल फोकस टॉपिक पर आते हैं, कोरल्स। दोस्तों, इन्हें रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशंस कहा जाता है और एग्जाम के लिए ये एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये कीस्टोन इकोसिस्टम्स हैं। कीस्टोन इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम जिस पर इतनी सारी दूसरी स्पीशीज डिपेंड करती हैं कि अगर ये गायब हो गया तो पूरा का पूरा मरीन फूड वेब कोलैप्स हो सकता है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। इकोलॉजी का एक गोल्डन रूल कहता है कि दो स्पीसीज जिनका रोल और रिसोर्स बिल्कुल सेम हो वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते। कंपटीशन होगा ही होगा। बट कोरल्स इस रूल को ब्यूटिफुली बाईपास करते हैं। कैसे? म्यूचुअलिज्म से। कोरल्स ज़ूक्सांथिले नाम के एक टाइनी एल्गी को अपने अंदर शेल्टर देते हैं और बदले में वो एल्गी फोटोसिंथेसिस करके कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है। देखा, कंपटीशन की जगह उन्होंने टीम वर्क किया। और जैसा आप इंडिया के मैप में देख रहे हैं, हमारे यहाँ कोरल्स अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं। गाइज, ये टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट्टा मार लो। दिस इज 5 स्टार इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। बेसिकली कोरल्स 3 टाइप के हैं। हार्ड कोरल्स ही असली रीफ बिल्डर्स हैं क्योंकि उनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सॉफ्ट कोरल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रीफ नहीं बनाते। और तीसरे हैं डीप वाटर कोरल्स। एक कॉमन मिथ है कि कोरल सिर्फ गर्म पानी में होते हैं। नो, ये कोरल्स बिना सनलाइट के ठंडे और गहरे पानी में भी रहते हैं। सो ये ग्रेट बैरियर रीफ बनते कैसे हैं? इट्स अ स्लो स्टोरी। इमेजिन एक नया वोल्केनो समुद्र से ऊपर आता है। उसके किनारे पर फ्रिंजिंग रीफ बनना शुरू होता है। धीरे धीरे जब वो वोल्केनो डूबने लगता है तो रीफ और लैंड के बीच एक पानी की बॉडी बन जाती है जिसे लगून कहते हैं। यह है बैरियर रीफ। और फाइनली जब वोल्केनो पूरी तरह पानी के नीचे चला जाता है तो सिर्फ एक रिंग शेप्ड रीफ बचता है जिसे हम एटॉल कहते हैं। पर यहाँ एक सैड पार्ट है। ये खूबसूरत रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशंस आज एक बहुत बहुत बड़े खतरे में है और उस खतरे का नाम है कोरल ब्लीचिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोरल्स अपना रंग खोकर बिल्कुल सफेद हो जाते हैं एंड इवेंचुअली दे कैन डाई। तो ये ब्लीचिंग होता क्यों है? देखिए, कोरल और ज़ूक्सांथिले की दोस्ती स्ट्रेस में टूट जाती है। जब भी समुद्र का पानी स्ट्रेस में आता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने से या पोल्यूशन से या एल नीनो जैसे नेचुरल इवेंट से, तो कोरल्स अपने रूममेट यानी ज़ूक्सांथिले को बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं एल्गी से उन्हें कलर मिलता था। जब वो चले गए तो कोरल बेचारा सफ़ेद हो जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए याद रखेगा, 2023-2024 में हम एक मैसिव 4th ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट विटनेस कर रहे हैं। ब्लीचिंग का एक और बड़ा विलन है ओशन एसिडिफिकेशन। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ रहा है। समुद्र उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी में CO2 मिलकर एसिड बनाता है। जब पानी एसिडिक हो जाता है तो कार्बोनेट आयंस की कमी हो जाती है। ये कार्बोनेट आयंस कोरल्स के लिए ब्रिक्स की तरह हैं, जिससे वो अपना स्केलेटन बनाते हैं। सो द पॉइंट इज, जब ब्रिक्स ही नहीं मिलेंगी तो घर कैसे बनेगा? मोर CO2 मीन्स लेस स्केलेटन फॉर कोरल्स। इट्स दैट सिंपल। अब अगर आपको अपने मेंस आंसर में एक नॉकआउट पंच डालना है तो ये नंबर यूज कीजिए। कोरल रीफ से हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, जैसे टूरिज्म, फिशरीज, कोस्टल प्रोटेक्शन, उनकी एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू अनुमानित है $2.7 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, ये कई देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। ये डेटा आपके आर्ग्यूमेंट को बहुत पावरफुल बना देगा। ओके, सो हमने प्रॉब्लम की बहुत बात कर ली। आई नो इट कैन बी अ बिट डिप्रेसिंग, बट एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर UPSC आपसे सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करता है। सो लेट्स शिफ्ट गियर्स एंड टॉक अबाउट होप, अबाउट सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस। सॉल्यूशंस के 2 मेन अप्रोचेस हैं। एक तरफ हैं बड़े बड़े साइफाई जैसे जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसमें हम एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स स्प्रे करके सन की हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ हैं स्मार्ट, सस्टेनेबल ग्रासरूट सॉल्यूशंस जैसे बायोचार प्रोडक्शन। बायोचार एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। ये बेसिकली खेती के कचरे से बनाया गया एक स्पेशल टाइप का चारकोल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक पावरफुल कार्बन सिंक है। ये कार्बन को 100 से 1000 साल तक मिट्टी में लॉक कर सकता है। तो ये एक ट्रिपल विन है। वेस्ट मैनेज हो गया, कार्बन हवा से निकल गया और मिट्टी की हेल्थ भी इंप्रूव हो गई। इसके अलावा कुछ और फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस भी डिस्कस हो रहे हैं। एक है रीफ हेलोस, जिसमें AI और सैटेलाइट्स का यूज करके रियल टाइम में कोरल हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है ताकि ब्लीचिंग शुरू होने से पहले ही वार्निंग मिल जाए। एक और वाइल्ड आइडिया है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, थ्वाइट्स ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए समुद्र में जाइंट अंडर वाटर कर्टन्स लगाने का प्रपोजल है ताकि गर्म पानी उस तक ना पहुंच पाए। साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, राइट?
चलिए अब फाइनल सेक्शन में देखते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड पर इन इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए ग्लोबल और नेशनल लेवल पर क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कंजर्वेशन के दो मेन तरीके होते हैं, इन सिटू यानी ऑन साइट। इसमें हम स्पीशीज को उनके नेचुरल घर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर। दूसरा है एक्स सिटू यानी ऑफ साइट। इसमें हम स्पीशीज को उनके हैबिटेट से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे जूज में या सीड बैंक्स में। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट नोट कर लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI का मेंबर है। एंड लेट्स रैप अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ये है कोरल ट्रायंगल, जिसे अमेज़न ऑफ द सीज भी कहते हैं। ये मरीन बायोडाइवर्सिटी का ग्लोबल एपिसेंटर है। इसमें 6 देश आते हैं, नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर लेस्ट। प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम शुरू करेंगे पॉलिसीज से, यानी ग्लोबल और नेशनल लेवल पर क्या एफर्ट्स चल रहे हैं। फिर हम ये समझेंगे कि ये पॉलिसीज बनती कैसे हैं, डेटा कहां से आता है, यहां बात होगी वाइल्ड लाइफ सेंसस की। इसके बाद हम ग्राउंड लेवल पर चलेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस और स्पीशीज को देखेंगे जो असल में काम कर रहे हैं। फिर एक केस स्टडी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, चिलिका लेक की। और एंड में इन सारी चीजों को जोड़ने वाले जो कोर कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों को टेस्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो एकदम लॉजिकल फ्लो है, पॉलिसी से प्रैक्टिस तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ग्लोबल एंड नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ओके, सो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ आपको कंजर्वेशन के 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोचेस दिख रहे होंगे। एक तरफ है फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन, जो एक इंटरनेशनल एफर्ट है एक सिंगल इशू को लेकर, व्हेलिंग। और दूसरी तरफ है इंडिया का अपना CSSIDWH, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्पीशीज नेशनल प्रोग्राम है। चलिए इनके बीच के फर्क को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन है क्या चीज? देखिए, इसका मेन मैसेज ये है कि भाई अब कमर्शियल व्हेलिंग जरूरी नहीं है, और इसका एम है कि व्हेल पॉपुलेशंस को प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक वापस लाया जाए। लेकिन यहां प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है इसका नेचर। ये एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। अब नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है कि इसको मानने के लिए देशों पर कोई लीगल प्रेशर नहीं है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिसी में, जहां आप कानून से नहीं बल्कि एक मॉरल प्रेशर से काम चलाते हैं। और शायद यही वजह है कि इस पर सब देशों की सहमति नहीं बन पाई। अब आते हैं इंडिया की अपनी डोमेस्टिक स्कीम पर, CSIDW। ये स्कीम देखो, नेशनल पार्क्स जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज को तो सपोर्ट करती ही है, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये उनके बाहर भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज थोड़ी मानती है। इसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें टोटल 22 स्पीशीज शामिल हैं, जैसे कि आपका स्नो लेपर्ड हो गया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इन पॉलिसीज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया का टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। यहाँ तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर कर आया है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इंडिया अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को भी लीड कर रहा है। ये सारे इनिशिएटिव्स इंडिया की कमिटमेंट दिखाते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है डेटा, एक्यूरेट डेटा। तो सवाल यह है कि ये डेटा आता कहाँ से है? तो ये टाइगर्स गिने कैसे जाते हैं? ऐसी रैंडमली नहीं, इसके पीछे पूरा साइंटिफिक 3 फेज प्रोसेस है। समझो इसको। फेज 1 में क्या होता है? फील्ड टीम्स जंगल में जाकर साइंस ढूंढती हैं, जैसे पॉग मार्क्स यानी पैरों के निशान। फेज 2 में इस सारे डेटा को सॉफ्टवेयर की मदद से एनालाइज किया जाता है। और फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, फेज 3, कैमरा ट्रैपिंग। इससे हर टाइगर की यूनिक स्ट्राइप पैटर्न से उसकी पहचान की जाती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही उनकी स्ट्राइप्स। तो इन तीनों फेजेस को मिलाकर फाइनल पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकाला जाता है। तो अभी हमने देखा कि टाइगर एस्टिमेशन कितना जरूरी है। ऐसे ही डेटा पर दोस्तों सारी कंजर्वेशन पॉलिसीज बनती हैं। और इसीलिए हमारा अगला सेक्शन है वाइल्ड लाइफ एंड लाइफस्टॉक सेंसस। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कौन से जीव जंतु हैं और कितनी संख्या में हैं, तभी तो उनके लिए सही पॉलिसी बनेगी, है ना? तो एक सवाल है आपके लिए, ये 21st लाइफस्टॉक सेंसस जो 2024-25 में होने वाला है, आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसको डिकोड करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ बातें प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल सीधे फैक्ट्स हैं।
सबसे पहला, ये हर 5 साल में होता है। ये फ्रीक्वेंसी ज़रूर याद रखिएगा। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें पालतू जानवर, पोल्ट्री, यहाँ तक कि आवारा पशु भी गिने जाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 से, यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ये चला आ रहा है। और अगला यानी 21st सेंसस कब शुरू होगा? अक्टूबर 2024 से। तो जब हम लाइवस्टॉक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका ऑफिशियल मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये वो पालतू जानवर हैं जिन्हें इंसान अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए पालता है, चाहे वो फूड के लिए हो जैसे मीट और मिल्क, मटेरियल्स के लिए हो जैसे वूल और लेदर, या फिर मेहनत के काम के लिए जैसे खेती में हल चलाने के लिए। चलिए अब ज़रा वाटर बर्ड्स की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो बर्ड्स हैं जो वेटलैंड्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इन्हें इंडिकेटर्स ऑफ वेटलैंड हेल्थ भी कहा जाता है। सोच के देखिए, अगर किसी झील से वाटर बर्ड्स गायब हो रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन है कि उस वेटलैंड की हेल्थ खराब हो रही है। इनको काउंट करने के लिए हर साल जनवरी में एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC होता है, जिसे इंडिया में वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया और BNHS मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। आप देखो, इन सब कंजर्वेशन एफर्ट्स के पीछे कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस और स्पीशीज हैं जिनके बारे में जानना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है BNHS, यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये 1883 में इस्टेब्लिश हुई थी। ज़रा सोचिए कितनी पुरानी और एक्सपीरियंस बॉडी है ये। इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि ये रामसार कन्वेंशन की भी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका लोगो देखा आपने? उसमें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बना है, जो उनके कमिटमेंट को साफ साफ दिखाता है। BNHS सिर्फ रिसर्च नहीं करती, बल्कि ऑन ग्राउंड एक्शन भी लेती है। इसके 2 बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपके मेंस आंसर्स के लिए फॉर्डर बन सकते हैं। पहला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रिकवरी के लिए रौलापाडू बर्ड सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में है, वहां स्टडी करना। और दूसरा, वल्चर कंजर्वेशन के लिए असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स हैं, उनको रिलीज करने का प्लान। ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम है। तो अब हम उसी बर्ड की बात करते हैं जो BNHS के लोगो में है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। और ये भी याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड भी है। ये स्लाइड आपसे डायरेक्ट रिकॉल मांगती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस आपको बिल्कुल A to Z याद होना चाहिए। IUCN लिस्ट में ये वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल I में है और साइट्स के अपेंडिक्स I में है। ये तीनों पॉइंट्स प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। इसको रट लो। अच्छा, इसको फॉरेस्ट इंजीनियर या फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत सुंदर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये फलों को खाकर उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाता है। तो ये एक तरह से जंगल का माली है, जिससे जंगल अपने आप रीजनरेट होता रहता है। इसलिए ये पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको मेंस में वैल्यू एडिशन देगा फॉर श्योर। तो अभी तक हमने स्पीशीज की बात की, अब हम शिफ्ट करते हैं एक पूरे इकोसिस्टम पर, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इंडिया का पहला रामसार साइट था, फर्स्ट वन। चिल्का लेक के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए। पहला, ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। और दूसरा, ये यूनिक फैक्ट कि दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस यहीं पर किया गया था। इसके अलावा यहाँ हर साल लाखों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसा कि वाटरफॉल सेंसस के रिजल्ट्स हमें बताते हैं। चिलिका की फॉनल डाइवर्सिटी भी कमाल की है। आपको पता है, यहाँ इंडिया की अकेले कंफर्म्ड पॉपुलेशन मिलती है इरावदी डॉल्फिन की, और इसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, EN। इसके अलावा यहाँ ग्रीन सी टर्टल, डूगोंग और क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर जैसे कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाए जाते हैं। सो इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब तक हमने काफ़ी करंट अफेयर्स और एग्जाम्पल्स देखे। अब थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, कुछ कोर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्योंकि बिना फाउंडेशन के ऊपर की बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये एक क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है, हैबिटेट और इकोलॉजिकल निच में क्या फ़र्क है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से हमेशा के लिए याद कर लीजिए। देखो, हैबिटेट किसी भी जीव का एड्रेस है, यानी वो जगह जहां वो रहता है, सिंपल। जबकि इकोलॉजिकल नीच उसका प्रोफेशन है, यानी उस इकोसिस्टम में उसका काम क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है। बस ये याद रखिए, एड्रेस वर्सेस प्रोफेशन, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 2 अलग अलग बायोम्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम, जो अपने इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट है, जहां टीक और साल जैसे पेड़ मिलते हैं।
और दूसरी तरफ है मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जो टेम्परेट एरियाज में मिलता है, जहां ओक और बर्च मिलते हैं। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, दोनों के क्लाइमेट पैटर्न्स में फर्क देखिए। ट्रॉपिकल में गर्मी है और बारिश एक ही सीजन में होती है, जबकि मेरीन में साल भर हल्की हल्की बारिश होती है। और इसी क्लाइमेट के फर्क से उनकी सॉइल और वेजिटेशन का टाइप भी बिल्कुल बदल जाता है। तो थ्योरी हो गई, कॉन्सेप्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब असली टेस्ट का टाइम है। चलिए देखते हैं कि जो हमने अभी तक सीखा उससे यूपीएससी के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। रेडी? ओके, पहला सवाल 2013 से। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टर्म सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल रोल को भी डिस्क्राइब करता है? आपके ऑप्शंस हैं इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटेट, होम रेंज। थोड़ा सोचिए, फंक्शनल रोल। बिल्कुल सही। आई होप आपने सही सोचा होगा। करेक्ट आंसर है बी, इकोलॉजिकल नीश। याद है हमारी प्रोफेशन वाली एनालॉजी? फंक्शनल रोल का मतलब ही नीश होता है। हैबिटेट तो सिर्फ एड्रेस था। देखा, एक सिंपल सी एनालॉजी से कितना आसान हो गया सवाल। चलिए अगला सवाल 2016 से। सवाल है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने नेचुरल हैबिटेट में इनमें से किस रीजन में मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है? ऑप्शंस हैं सैंड डेजर्ट्स, हायर हिमालयाज, सॉल्ट मार्शेस या वेस्टर्न घाट्स। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। और करेक्ट आंसर है डी, वेस्टर्न घाट्स। जैसा हमने डिस्कस किया था, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इंडिया में मेनली दो जगह मिलता है, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से वेस्टर्न घाट्स सबसे सही जवाब है। चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन नॉन बाइंडिंग है। 2, CSIDWH प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती है। 3, BNHS 1883 में बनी एक की बॉडी है। 4, चिलिका इंडिया का पहला रामसर साइट है। एंड 5, इकोलॉजिकल नीश एक स्पीशीज का फंक्शनल रोल है। ये की पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एनवायरनमेंट को समझने से पहले ना हमें उसकी नींव यानी कि इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आने वाले हैं उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलिए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जरा ये डायग्राम देखिए, इससे सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, बिल्कुल सेंटर में है एक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जिन चीजों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, आसपास के पेड़ पौधे, दूसरे जीव, मिट्टी, पानी, ये सब मिलकर बनाते हैं उसका इकोसिस्टम। और ये सारे इकोसिस्टम्स एक बहुत बड़े दायरे का हिस्सा हैं जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। सिंपल है ना? अब एक कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जहां बहुत से स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है, एक स्पेसिफिक एरिया जहां लिविंग और नॉन लिविंग चीजें इंटरैक्ट करती हैं, जैसे एक जंगल या एक तालाब। ये एक लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। जबकि एनवायरनमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। हमारे आसपास की हर चीज, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। वाह, ये स्लाइड एक पूरी हायरार्की दिखाती है। चलिए इसको नीचे से ऊपर समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे नीचे है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जैसे कई इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं एक पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशंस जब एक साथ रहती हैं तो उससे कहते हैं कम्युनिटी। जब इस कम्युनिटी में नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे पानी और मिट्टी जुड़ जाते हैं तब बनता है एक इकोसिस्टम। बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज में फैले हुए इकोसिस्टम्स को हम बायोम कहते हैं और अर्थ के सारे बायोम्स मिलकर बनता है हमारा बायोस्फीयर। देखा कितना लॉजिकल फ्लो है? तो सवाल उठता है कि एक इकोसिस्टम आखिर चलता कैसे है? व्हाट मेक्स इट टिक? इसके 4 मेन फंक्शंस हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी यानी प्रोड्यूसर्स जैसे पेड़ पौधे जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, डिकम्पोजिशन जिसमें डेड मटेरियल टूटकर वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बन जाता है। तीसरा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का लिविंग से नॉन लिविंग वर्ल्ड में एक सर्कल चलता रहता है। और चौथा है एनर्जी फ्लो यानी एनर्जी का फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होना। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी देखते हैं, एलिफेंट्स। ये इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है और इनकी कंजर्वेशन से जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि एलिफेंट्स की गिनती का प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ है। पहला एस्टिमेट 1929 में हुआ था, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ शुरू हुआ। फिर मेथड्स को और बेहतर करने के लिए 2005 से सिंक्रोनाइज्ड सेंसस शुरू हुआ
और अब जो सबसे लेटेस्ट और सबसे साइंटिफिक मेथड है वो है साए, यानी सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन, जिसे 2021 से 2025 के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये नया SIE मेथड काम कैसे करता है? इसके 3 फेजेस हैं। फेज 1 में ग्राउंड पर M-Stripes ऐप यूज करके सर्वे होता है। ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो फील्ड से डेटा कलेक्ट करता है। फेज 2 में सैटेलाइट से उनके हैबिटेट की मैपिंग की जाती है। और फेज 3 जो सबसे रेवोल्यूशनरी है, उसमें उनके डंग से जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। इससे हर एलिफेंट की यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी पता चलती है और डबल काउंटिंग का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इट्स ब्रिलियंट। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पर, जो प्रीलिम्स के लिए एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, द आंसर इज कर्नाटका। यहाँ 6000 से भी ज्यादा एलिफेंट्स हैं। उसके बाद असम और तमिलनाडु का नंबर आता है। ये टॉप 3 स्टेट्स आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए कुछ और क्विक फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एलिफेंट इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ये तो हम जानते हैं। ये कीस्टोन स्पीशीज भी है। कीस्टोन स्पीशीज वो होती हैं जो अपनी इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, जिसके बिना पूरा इकोसिस्टम अचानक बदल जाता है या कोलैप्स कर सकता है। इसका जेस्टेशन पीरियड 22 महीने का होता है, जो लैंड मैमल्स में सबसे लंबा है। और ये एक एज स्पीशीज भी है, जिसका मतलब है इवोल्यूशनरली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड, यानी ये इवोल्यूशन की दृष्टि से बहुत यूनिक है और इन पर विलुप्त होने का खतरा भी है। ये टेबल आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स में क्या क्या फर्क हैं? देखिए, अफ्रीकन एलिफेंट साइज में बड़े होते हैं। उनके कान अफ्रीका के मैप जैसे दिखते हैं। सबसे बड़ा फर्क है टस्क्स का। अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल दोनों के टस्क्स होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स में टस्क्स मेनली सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं। एलिफेंट आइवरी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हिप्पो आइवरी भी मार्केट में होता है। इनमें फर्क क्या है? एलिफेंट आइवरी उनके अपर इंसाइजर टीथ से बनता है और ये थोड़ा नरम होता है, जबकि हिप्पो आइवरी उनके लोअर केनाइन टीथ से बनता है, जो काफी हार्ड होता है। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड रेगुलेशंस का। CITES के रूल्स के मुताबिक एलिफेंट आइवरी का ट्रेड लगभग पूरी तरह से बैंड है, जबकि हिप्पो आइवरी कुछ कंडीशंस और एक्सपोर्ट परमिट के साथ ट्रेड किया जा सकता है। तो इन एलिफेंट्स को बचाने के लिए इंडिया में क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सबसे बड़ा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा माइक प्रोग्राम है, जिसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। गज यात्रा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक कैंपेन है। और प्लान बी, ये एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जिसमें रेलवे ट्रैक्स पर मधुमक्खियों की आवाज के स्पीकर्स लगाए जाते हैं ताकि हाथी ट्रैक से दूर रहें और ट्रेन से ना टकराएं। व्हाट एन आइडिया! चलिए अब हाथियों के जंगल से निकलकर चलते हैं हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में और मिलते हैं गोस्ट ऑफ द माउंटेन से, यानी स्नो लेपर्ड से। ये भी एग्जाम के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने स्नो लेपर्ड्स का एक प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किया है, जिसका नाम है SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। ये नंबर आपको बिल्कुल याद रखना है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 718 स्नो लेपर्ड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस टेबल में देखिए। सबसे ज्यादा हैं लद्दाख में, 477। यही वजह है कि लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। चलिए अब पहाड़ों से उतर कर आते हैं हमारी नदियों में। यहाँ हम बात करेंगे रिवर डॉल्फिन्स की। ये सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि ये हमारी नदियों की सेहत का सूचक हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर किसी नदी में डॉल्फिन्स हैं तो वो नदी स्वस्थ मानी जाती है। इनके बारे में कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। गंजेटिक डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। इसे लोकली सूसू भी कहते हैं, क्योंकि ये सांस लेते वक्त ऐसी ही आवाज़ निकालती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं, यानी देख नहीं सकती, और शिकार करने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं। आवाज़ भेजकर उसकी इको से आसपास का अंदाज़ा लगाती हैं। और इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, यानी ये विलुप्त होने के खतरे में है। इनके कंजर्वेशन के लिए 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया। इसका एम सिर्फ रिवर डॉल्फिन्स को ही नहीं, बल्कि समुद्री यानी मरीन डॉल्फिन्स को भी बचाना है। ये एक 10 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर रही हैं। हमने अभी तक नेशनल एफर्ट्स की बात की,
लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक ग्लोबल एफर्ट है। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया क्या भूमिका निभा रहा है। मीन्स के आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। इंडिया ने हाल ही में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन साइन किया है। हम व्हेलिंग को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC के भी मेंबर हैं और स्नो लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए बिश्केक डिक्लेरेशन के भी सिग्नेटरी हैं। ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि इंडिया ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक एक्टिव पार्टनर है। चलिए अब इस पूरे सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, एलिफेंट सेंसस का नया साइंटिफिक मेथड है साई। पॉइंट 2, इंडिया में टोटल स्नो लेपर्ड्स कितने हैं? 718 SPAI प्रोग्राम के अनुसार। पॉइंट 3, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च हुआ? ईयर है 2020। पॉइंट 4, कीस्टोन स्पीशीज इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखती हैं जबकि इंडिकेटर स्पीशीज उसकी हेल्थ बताती हैं। और पॉइंट 5, हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है केंजेटिक डॉल्फिन। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा,